नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्का। देखिए, बंगाल में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर बवाल के बीच आज महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में भी सुलग उठे। वहां 2 मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ की खबर पर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि घंटों तक रेलवे ट्रैक जाम हो गया। बदलापुर में भी बच्चियों के साथ घिनौनेपन के आरोपी पर कार्रवाई में देरी से लोगों का गुस्सा उबल गया। बंगाल में जहां अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत की थी, तो बदलापुर में भी स्कूल के स्टाफ सफाई कर्मचारी पर बेशर्मी के आरोप है। जिस समय बदलापुर में बच्चियों से छेड़छाड़ पर लोग रेलवे ट्रैक जाम किए हुए थे, ठीक उसी समय बंगाल की बेटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल सरकार से लेकर पुलिस तक को फटकार लगाई है। दोनों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बेटी के साथ दरिंदगी के बाद कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जो 2 महीने में सुरक्षा पर रिपोर्ट देगी। तो दूसरी तरफ सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन बंगाल की तरह ठाणे केस में भी सियासत हाई हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लाडली योजना लाने वाली सरकार बच्चियों तक को सुरक्षा नहीं दे पा रही। उन्होंने राजनीति न करने की बात तो कही, लेकिन आगे कहा कि सुना है बदलापुर का आरोपी बीजेपी से जुड़ा है, तो क्या उसे भी निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कहा है कि दोषी को सख्त सजा मिलेगी और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया गया है। लेकिन अब बात की ये बहस आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कोलकाता के बाद ठाणे में मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है, क्योंकि कोलकाता की तरह ठाणे में भी कार्रवाई में देरी हुई है, क्योंकि ठाणे में भी इंसाफ के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि लेडी डॉक्टर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और ममता की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल की तरह ठाणे केस में भी सियासत हाई है। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। एक बहुत बड़ी राहत है डॉक्टर्स के लिए, उन इंटर्न्स के लिए कि उनको कैसे वहाँ पे रहने की सुविधा से लेकर के प्रैक्टिस करने तक उनकी सिक्योरिटी कैसे निर्धारित की जाएगी, ये कोर्ट ने आज फैसला किया। SIT लगा के उन दंगाइयों को ये बचाएंगे। ममता दीदी, आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस हो। कल्प्रिट को अरेस्ट करने का बंदोबस्त किया उन्होंने, और उन्होंने बोला जो भी है ऐसा अपराध को फांसी में लटकाना चाहिए। उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पे हो रही है जो कि इंसाफ की मांग करते हैं। सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। राज्य की जो भूमिका है, चाहे बंगाल हो या किसी, उस भूमिका का निर्माण हो, लेकिन समाज की भूमिका भी समाज को तय करे। सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए। ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाएगा? आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसलिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं, तो ऐसी घटना हुई है। अब डिबेट शुरू करते हैं और ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं।
मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ निर्भया की माताश्री हैं, प्रणाम करता हूं आपको। शाजिया अलवी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। शुभंकर भट्टाचार्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं। शिवसेना यूबीटी से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। सुशील व्यास हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप से। इसके अलावा सीमा मलिक हमारे साथ होंगी, एनसीपी की प्रवक्ता शरद ग्रुप से। हाँ, हमारे साथ राम कृपाल सिंह भी हैं, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। हम तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले निर्भया की मां का रुख करूंगा मैं। माता जी, आप अपनी बेटी, अपनी बहादुर और होनहार बेटी को ऐसी दरिंदगी के हाथों खो चुकी हैं। कितनी पीड़ा होती है आज भी जब आप किसी बेटी को इसी दरिंदगी का शिकार होते हुए देखती हैं। आप ये देखती हैं कि बदला कुछ भी नहीं है। निर्भया से लेकर के आज डॉक्टर बेटी तक कुछ नहीं बदला, बदलापुर की बेटियों तक कुछ नहीं बदला, और कितनी उम्मीद रखती हैं कि आगे भविष्य में कुछ बदल पाएगा? देखिए, उम्मीद तो जैसे हालात देख रहे हैं वैसे उम्मीद तो बिल्कुल खत्म हो रही है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं दिख रही है। अगर बात करें कि 2012 की, तो कहीं ना कहीं हम आज भी 2012 का ही दृश्य देख रहे हैं, 2012 में ही खड़े हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज 13-14 दिन हो गए कलकत्ता की घटना का। इसके बाद और जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही है जी। लेकिन 14 दिन में हम कहीं कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई हमारी पुलिस टीम या सीबीआई या सरकार। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चियों को सुरक्षित होंगी या इंसाफ मिलेगा? बदलने की बात अगर पूछ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि 2012 से 2024 में हालात कुछ भी बदले हैं, क्योंकि घटनाएं बढ़ती गई जी। ऐसे एक घटना हो गई, उसी तरह के दूसरी घटना हो जाती है, मुजरिम धमकी देता है कि उसी तरह कर देते हैं। लेकिन कोई ये क्यों कभी नहीं कहता कि नहीं, हम अगर ऐसे करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, क्योंकि सजा होती ही नहीं। अब तो हालात तो हो गए हैं कि कोर्ट तक केस पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया। घटना हो गई, मीडिया पे डिबेट होगा, प्रदर्शन होगा, कुछ होगा, लेकिन जो काम हमें केस के लिए करना चाहिए, जो विक्टिम है उनके साथ खड़ा होकर करना चाहिए, उससे भटक के अलग अलग मुद्दों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, एक दूसरे पे थोप के हमारा राजनीति की जा रही है जाता। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आखिर हमारी बेटियां कब तक बलि चढ़ेंगी, कब तक आप इंतजार करोगे, और कितना हीवानियत होगा तो हमारा कानून, हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था सही होगा? आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ? क्योंकि हम जब भी ऐसे मसलों पर डिबेट करते हैं तो आवाज़ उठती है कि मिसाल कायम करनी चाहिए सरकार को, एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए सज़ा देकर के फिर किसी की हिम्मत ना पड़े। क्या होनी चाहिए वो सज़ा? निर्भया की मां, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, उनको तो जो भी अगर जिस तरह से हैवानियत कर रहे हैं बच्चियों के साथ, अभी जो कलकत्ता में हुआ था, अगर कुछ भी उनको सजा देते हैं तो कम है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे कानून में फांसी का प्रावधान है, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हैवानियत करके वो सबूत मिटाते हैं, अपने को बेकसूर साबित करते हैं, पब्लिक के हवाले उनको करके पब्लिक के सामने उनको फांसी देना चाहिए। क्योंकि बच्चियों का तो चेहरा दिखा दिया जाता है कि नहीं, बच्ची नहीं है दुनिया में, चेहरा, लेकिन मुजरिमों का सर ढक के, मुंह ढक के ले जाया जाता है। क्यों उनका मुंह ढका जाता है? उनको समाज में उजागर करिए, दिखाइए कि ये हैवान है, ऐसे हैवानियत किया है, कि कभी भी उसको मौका भी मिले बाहर आने का तो उसको शर्म से वो मर जाए कि नहीं, हमने क्या किया है। अब सजा की बात होती है तो सजा तो तब मिलेगी ना जब केस साफ सुथरी केस कोर्ट में पहुंचेगी। अगर ऐसे ही 15 दिन 14 दिन लग जाएगा, तोड़ फोड़ होगा, प्रदर्शन होगा, तो केस
कोर्ट में ही नहीं पहुंचेगी तो आप सजा किसको देंगे? सबूत ही नहीं मैं मिलेगा आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। निर्भया की माताजी जिस तरीके से कह रही हैं कि ऐसे दरिंदों को जनता के सामने फांसी पर चढ़ाना चाहिए या जनता के हवाले कर देना चाहिए, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे निर्भया की माताजी आपका। आप हमारी डिबेट में जुड़ी और आपने अपने विचार रखे और आपने ये भी मांग की कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। डिबेट पर आते हैं। शाजिया इल्मी, बड़े दुख की बात है, आप भी एक महिला हैं। जब डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो हमने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाया। आज देखिए बदलापुर में जो वहाँ की बेटियों के साथ हुआ है, थाने पर एक्शन लिया गया, वो ठीक बात है, लेकिन देरी तो हुई। FIR दर्ज होने में देरी हुई, जब तक मामला सरकार के कानों तक पहुंचा तब तक देरी हुई। इस देरी की वजह से बेटियां अपनी जान तक गंवा देती हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी निर्भया की माताजी भी कह रही थी कि जो हो जल्दी होना चाहिए, देरी जो होती है वो हौसला तोड़ देती है। जी, निर्भया की माँ की जो आवाज़ है बहुत ज़रूरी आवाज़ है। उनके साथ मैंने बहुत काम किया है और मैंने देखा है किस पीड़ा से वो गुजरी हैं और कितनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी, चाहे वो राम सिंह हो, मुकेश सिंह हो, पवन हो या फिर वो माइनर हो। तो हम लोग ने लगातार देखा है उस मामले में क्या हुआ, और उस मामले में भी जब पूरी तरह से साफ था मामला कि कौन जिम्मेदार है, कैसे कुछ हुआ, उसमें भी इतना वक्त लगा। आप देखिए सालों साल लगे। तो है यहाँ पे पूरे सिस्टम में आप बुनियादी तौर से देखिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिस तरह से हम लोग महिलाओं को देखते हैं, एक शरीर के तौर पर, एक जिस्म के तौर पर, और एक महिला जो है एक शिकार के तौर पर नज़र आती है और एक मर्द अपने को एक शिकारी सोचता है। तो ये प्रे और प्रेडेटर की जो रिलेशनशिप है, ये जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है बचपन से जो हम देखते हैं, तो उससे हमें बहुत बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें मीडिया का, सिनेमा का, कल्चर का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, घरों का, सारे मजहबी इदारों का बहुत बड़ा रोल है। तो वो तो बात हुई एक ब्रॉड तरीके से, क्योंकि इस पर मैंने बहुत काम किया है और शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से हमारे जैसे कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। तो ये तो एक बात रही, लेकिन और कानून बदले हैं। पहले FIR बड़ी मुश्किल से होती थी, अब FIR आसानी से होती है। पहले कोताही होती 4 दिन बाद है, होती 7 दिन बाद है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मामलों में फौरी तौर पर होनी चाहिए और ये इसमें थाने की गलती है। थाना रिफ्यूज नहीं कर सकता, ये कानून बिल्कुल क्लियर ही कहता है। अगर इस मामले को लेकर कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। पहले होता था बहुत सारे स्टेट जानबूझ के FIR नहीं लिखवाते थे क्योंकि क्राइम बढ़ेगा और क्राइम दिखेगा, तो वो जानबूझ के, लेकिन जिसकी इजाजत नहीं है तो गलती है थाने की। लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे बस इतनी जरूरी चीज कि हमने देखा निर्भया के मामले में भी कि शीला जी की सरकार थी, वो आई भी, उन्होंने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं एक निर्लजता इस पूरे मामले में कि अभी भी लगातार बजाय ये कि एक माफ़ीनामा हो या जिम्मेदारी हो, अभी भी कोशिश की जा रही है संरक्षण देने की और किसी तरह से बचने की, और वो एक राज्य में हो रही है। मैं चाहे भाजपा शासित हों या कांग्रेस शासित हों, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। लगातार एक राज्य जिसमें पहले से सिलसिलेवार तौर पर सुनियोजित तरीके से एक ऐसी गिरफ्त है, एक ऐसा नेक्सस है और ऐसा अपराधीकरण हो गया है पुलिस का भी, और क्या आप देखेंगे उस शिकंजे के चलते इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और आप CBI पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठीक है। अब CBI तो वही उतना ही कर सकती है ना जितना संभव है। आरुषि का मर्डर याद है आपको? जी। आपको मालूम है? तो अगर पहले ही अगर आपने कोताही बरत दी है तो CBI क्या करेगी? अगर सबूतों को आप नष्ट कर देंगे तो CBI क्या करेगी? उल्टे अब तो बाकायदा जो सांसद है TMC के, वो कह रहे हैं अगर ममता जी से कोई इस्तीफा मांगेगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। एक कह रहे हैं हाथ मरोड़ देंगे। कितनी उंगली तोड़ोगे भाई? कितने हाथ मरोड़ोगे? कितने मुंह चुप करोगे तुम? कितने बलात्कारियों को संरक्षण दोगे? ठीक है, कभी तो थोड़ी शर्म आएगी ना। तो ये तो राम कृपाल जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। राम कृपाल जी, हम पॉलिटिकल डिबेट की तरफ बढ़ें या इसके राजनीतिक पहलू पर जाएं, उससे पहले शाजिया ने एक बात कही कि FIR दर्ज करने से थाना मना नहीं कर सकता, लेकिन गरीब लोग ये कानून नहीं जानते, उन्हें धकिया दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। क्या होना चाहिए कि किसी गरीब के साथ जब कोई जुल्म हो, वो FIR दर्ज कराने जाए तो उसकी FIR दर्ज होता है, क्योंकि मामला उसी नेग्लिजेंस से शुरू होता है जो पुलिस की तरफ से की जाती है। निश्चित रूप से देखिए, निर्भया जी की माँ ने जो बातें कही हैं वो एक उस पीड़ा से गुजरे हुई एक महिला की वो आवाज़ है
जो समाज के बाकी माओं की का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, आज ही कई मामले आए हैं। आज ही बंगाल को, कोलकाता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिस बात का भी आपने जिक्र किया, वहाँ भी ये हुआ कि एफआईआर कितने बजे हुई थी। तो पता चला कि इस पर शायद जो वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि तुरंत हो गई थी सर, इमीडिएटली। बाद में एक जज ने शायद उसको इंगित किया कि एफआईआर रात को हुई है। अब आप सोचिए, ये इतना बड़ा घटना जो हुई है उसकी एफआईआर अगर रात में हुई है, मैं जैसा कभी सुन रहा था कहीं से, हो सकता है कि उसमें कोई वो हो, लेकिन इस पर आज चिंता सर्वोच्च अदालत ने जाहिर की है। यही बात आप देखिए बदलापुर थाने का, एक आदमी जाता है और ये जो एफआईआर से देर शुरू होती है, यह देरी फिर अदालत में आज एक फैसला आया है अजमेर के मामले में, जिसमें से 6 लोगों को जो अभियुक्त थे उनको आजीवन कारावास दिया गया है। जी। लेकिन ये 32 साल के बाद आया है। तो एक देखिए मूल जड़ कहाँ है, जहां भी देरी हो सकती वहीं से होना शुरू हो जाता है। एफआईआर लॉन्च करने में देरी, फिर उसके बाद मुझे भी वो दिन याद है, निर्भया के दरिंदों को फांसी तय थी, लेकिन तब भी एक वकील कहते थे कि मैं आज तो नहीं होने दूंगा, मैं कल तक इसको कर लूंगा। याद होगा आपको कैसे मामले को टाला जाता। तो बेसिक बात देखिए, ये हमारे यहाँ पहली चीज तो यह है कि चाहे कोई भी राज्य हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, एक बात यह है कि पुलिस का बेसिक उत्तरदायित्व जो होता है, वो जहां भी आपको लगता है, एक तो ट्रांसफर जो कर देना है, ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट इन द आई ऑफ लॉ, ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। इस थाने से बदल के उस थाने पर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये सब कुछ नहीं। अगर सरकारें जो बैठे हुए लोग हैं ये तय कर लें कि किसी भी अगर थाने में हल्की सी लापरवाही हुई तो वहाँ से हम इन लोगों को, जो लापरवाही करता है वो एक्ट ऑफ स्टेट के चक्कर में बच जाता है, वो उतना ही गुनहगार है, उस पर भी दंडित किया जाना चाहिए उसको। सिर्फ ये नहीं है कि आप इस थाने से बदल के उस थाने में कर सस्पेंड कर दें। अगर ये चीज फास्ट ट्रैक पे वहाँ ये चीज शुरुआत हो तो मैं समझता हूँ 32 साल के बाद, शायद 32 की जगह 2 साल के बाद न्याय मिल जाता अगर ये चीज शुरू हुई होती। तो ये जो उनका एक अपना है कि बिल्कुल सही है, और आप बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहे हैं, फैक्ट निकाल लीजिए। हर जगह पे ऐसा आता है कि पहले तो थानेदार उसको कहता है कि हमारे थाने की बदनामी होगी या समथिंग दैट, अरे चले जाओ कुछ पैसे ले लो, किसी रसूखदार आदमी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, वही तो ये चीजें टाली जाती हैं। और जब मीडिया में चीजें उछलती हैं, जब उसकी मजबूरी हो जाती है कि एफआईआर करो, आप ये सोचिए कि जो खबरें मीडिया में नहीं आई होंगी, कितने ऐसे होंगे जो तड़प करके घर चले गए होंगे, जिनकी एफआईआर भी नहीं हुई होगी। तो मेरा ही कहना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया, और जैसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक बड़ी रिमार्केबल बात है, जब कहा गया कि इनको डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा, तो शायद कपिल सिब्बल जी ने कहा कलकत्ता पुलिस, उस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, शायद सीआईएसएफ या जो भी कुछ है उनकी बात की जा रही है। तो आप देखिए अब अदालतें भी यह स्वीकार कर रही हैं कि कहीं न कहीं से बहुत बेसिक लेवल से ढिलाई हो रही है, और इसलिए कि जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो सख्त नहीं है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हिसाब से चलता है, जैसा मौसम वैसा कोर्ट, जैसी शुरुआत वैसा अंजाम होता है। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं शिवसेना उद्धव से। किशोर तिवारी जी, आपके नेता ने, उद्धव ठाकरे ने ये तो कह दिया कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बदलापुर मामले पर यह भी कह दिया कि इसका गुनहगार जो है उसके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मतलब राजनीति करने से वो भी बाज नहीं आए। नहीं, आदर्श स्कूल है, उसका सारा मैनेजमेंट है, लेकिन मैं पहली बात तो क्लियर करूंगा कि ये मनोविकार है, ये चित्त के विकार है, और ये घटनाएं को उस दृष्टि से सोचना चाहिए। अब मुझे बताइए, शारजा इल्मी ने राजनीति की, उन्होंने कहा, आपने जिनके बाइट बताए उन्होंने कहा कि उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, कि एसआईटी से कुछ होने वाला नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ होने वाला। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अभी जो लोग बदलापुर के प्लेटफॉर्म पे है, जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, उनको जिस प्रकार से मारा जा रहा है, लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ, हमने वहां जाकर शांति प्रस्तापित करने को कहा है,
हमने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं उस संस्था से बड़ा सरोकार है, तो मुझे मालूम पड़ा कि इस संस्था का नाम आएगा, इसलिए इस कार्रवाई न हो, इसलिए बड़े बीजेपी के नेता ने फोन किया। अब ये बातें आती नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि ये मानसिक विकृति है और इस पर सर्वपक्षीय तरीके से सोचना चाहिए। हम इतनी राजनीति कर लेते, अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर है, मैं उनका रिजाइन मांग लूं? अरे मुझे बताइए, ये चीजें जितनी नोटिस में आ रही है उससे ज्यादा नोटिस में नहीं आ रही है। और ये सब देखो, मैसेज तो गया कि पुलिस पर कार्रवाई हो गई, अब मैसेज तो जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई हो। किशोर जी, ये बात उद्धव ठाकरे को समझाइए कि राजनीति का वक्त नहीं है, इस वक्त मिलकर काम करने का, मिलकर एक्शन लेने का टाइम है। वो कह रहे बीजेपी से उसके तार जुड़े हुए हैं, जो आरोपी है उसके। यहाँ मेरे साथ सुशील व्यास भी हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप से। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सुशील व्यास जी, सवाल ये है कि थाने की तरफ से नेग्लिजेंस हुई, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन कितना असंवेदनशील इस मामले को इस तरीके की राजनीति बना देती है, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, जैसा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अनुराग जी, तिवारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जो कह रहे थे मैं सुन रहा था। अरे बड़ी सीएम को रिजाइन करने कब बोल रहे, उनको रिजाइन कब करने बोल रहे? जो हमको कह रहे थे ना, रिजाइन करो। आप बोल लीजिए, जो आपका मन का भड़ास निकाल लीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं होगा, आज मेहमान बहुत हैं, सभी को बराबर समय देना। सुशील जी, आप बोलिए। अनुराग जी, ये दरिंदगी भरा जो ये कांड हुआ है बदलापुर में, उसकी कोई हर व्यक्ति निंदा करता है, हम भी निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री ने भी की है, सबने की है। अब सवाल आपने जो कहा कि इस बात पे, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर जो राजनीति हो रही है और एक जिम्मेदार लोगों द्वारा हो रही है, मैं खाली एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। आपने किसी दल विशेष का नाम लिया और संस्था के व्यक्ति का उससे जुड़ने की बात कही। अनुराग जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी संस्था हो या किसी दल का हो या कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाया गया तो उसके साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जितनी भी भारतीय कानून में हो सकती है उस व्यक्ति को भी दी जाएगी, अगर वो किसी तरह से गुनाहगारों को बचाने के लिए, चाहे वो किसी दल से संबंधित रखता हो गया। तिवारी जी, आप जानते हैं, वरिष्ठ हैं, कानून एक अपनी एक प्रक्रिया है, फास्ट ट्रैक से ज्यादा फास्ट कोई चीज हो नहीं सकती। कानून से हटके भी हम कोई चीज करें तो आप कहेंगे कि ये अमानवीय है, ये ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। ये तमाम परेशानियां हैं, तुरंत एक्शन हुई है, पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, वहां की संस्था के पदाधिकारी सस्पेंड हुए हैं, प्रिंसिपल सस्पेंड हुई हैं, 2 टीचर सस्पेंड हुई हैं, अटेंडेंट सस्पेंड हुई हैं, उसको गुनहगार को पकड़ा गया है। जो भी संभव क्रियाकला, जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। और एक निश्चित रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहता हूं, किसी भी आदमी के साथ जो अगर गुनहगारों को पनाह देने का काम करेगा, वो कितना भी बड़ा हो, वो देश के इस कानून से बच नहीं सकेगा। कड़ी से कड़ी सजा इस कांड के चलते उनको दिया जाएगा। ठीक है, राजकुमार भाटी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, कल आपकी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भाई मिसाल कायम होनी चाहिए, सरकार को ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि फिर ऐसी कोई दरिंदगी न कर पाए। आप मानते हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, क्योंकि हमने कन्नौज वाला मामला भी देखा, अयोध्या वाला भी देखा, अभी 10 लिस्ट आप भी लेकर बैठे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होगी। मैं कहता हूं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लीपा पोती नहीं होनी चाहिए। मिसाल तो आपकी सरकार भी कायम कर सकती थी, जब यह बयान दिया गया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो ये मिसाल कायम करेगा कौन? मौका तो सबको मिला मिसाल कायम करने का। नहीं, महिलाओं के प्रति अपराध जिस तरह पूरे देश में बढ़ रहे हैं, हर राज्य में बढ़ रहे हैं, किसी एक राज्य का किस्सा नहीं है, और महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, ऐसे मामलों पर राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। इसमें राजनीति, पार्टी और दल से ऊपर उठकर हर भारतीय को चिंता होनी चाहिए कि क्या हमारे समाज में ऐसी क्या कमी आ गई है, ऐसी क्या विकृति आ गई है कि जिसकी वजह से इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। और जो साजिया जी ने भी शुरू में थोड़ा बोला, बाद में तो उन्होंने थोड़ी राजनीति कर दी, और किशोर जी भी बोल रहे थे और रामकृपाल जी ने भी बोला
कि ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये हम जो है, ऐसा लगता है इन घटनाओं को देख के जैसे हम एक बीमार समाज में रह रहे हैं और एक पाखंडी समाज में रह रहे हैं। हम एक तरफ तो स्त्री पूजा की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, और रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें केवल कानून की बात नहीं है, इसमें परिवार से संस्कार भी बच्चों को दिए जाने चाहिए। स्कूल कॉलेजों में भी इसके लिए सिलेबस में कुछ शामिल किया जाना चाहिए। और जो कानून व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उन्हें भी इस बात की, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि महिलाओं के प्रति, अपराध के प्रति बहुत संवेदनशील हों, तुरंत एफआईआर दर्ज करें, तुरंत एक्शन लें, तुरंत गिरफ्तारी करें, और अगर कोई पुलिस वाला लापरवाही करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कि ऐसे आदमी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसे नौकरी में रहने का अधिकार न हो। न्यायालयों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमे चलाए जाएं, जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो शायद कुछ इसमें नियंत्रण होगा। वरना तो ये बात सही है अपनी जगह, अभी जैसा आपने भी एक व्यंग कर दिया अपने उसमें कमेंट में, लेकिन मैं ऐसी गंभीर बात पर चर्चा गंभीर बात थी, व्यंग नहीं था पार्टी जी, वो व्यंग नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी ने बयान दिया था, पब्लिक में बयान दिया था, ये सार्वजनिक मंच से उन्होंने बोला था। अनुराग मुस्कान जी, ऐसे 50 बयान भारतीय जनता मैं जानता हूं की तरफ से, मैं तो ये कह रहा था कि मिसाल कायम करने का मौका आपकी सरकार के पास भी आया, तो सिर्फ इस रेफरेंस में बोला मैंने, उनके भी जानता हूं मैं। लेकिन आपने केवल मेरे नेता का बयान का जिक्र किया, लेकिन जब आपने जिक्र कर दिया और फिर जोड़ दे रहे हो, अरे भाई बाकी सबकी बात कल हो चुकी है, कल भी इसी मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे थे। अब आप चाहते कि उसी का रिपीटेशन हो यहां पर, तो फिर आज कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। फिर आप एक तो मुझे आपके इस बर्ताव पे बहुत घोर आपत्ति रहती है कि आप केवल मेरे साथ टोका टाकी क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो बोले थे। आपने मेरी कहे हुए वक्तव्य को व्यंग कहा, इसलिए टोकना जरूरी था, वो व्यंग नहीं था। फिर भी मैं आपने गलत बात की तो मैंने आपको भी टोक दिया, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी किसी ने गलत बात नहीं की। कोई अगर एक गंभीर वक्तव्य को कोट कर रहा हूं मैं, उसे व्यंग बताएगा तो मैं तो कहूंगा ना कि वो व्यंग नहीं था। इतना ही तो कहा है मैंने। बोलिए। एक आप अपने माइंड सेट में ये बात घुसा लीजिए कि एंकर जज नहीं होता है। भाई मैं जज नहीं हूं, मैं एंकर ही हूं, मुझे दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल कर लिया तो जवाब सुना करो भाई। मैं तो जवाब ही सुन रहा था, जवाब सुना करो। आप अपने नेता के बयान को, आप अपने नेता के बयान को व्यंग कह रहे थे, आप अपने नेता के बयान को व्यंग कह रहे थे, इसलिए मैंने टोका, वरना मैं टोकता नहीं आपको। चलिए आगे बढ़िए, वरना यहीं अटक जाएंगे। मेरा जवाब आपने सुना जी, मैं बिल्कुल उसी बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात। आपने मेरे नेता के बयान को लेकर व्यंग किया। वो बयान अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति या अपराध में कार्रवाई ना हो या रेप की कोई समर्थन करने में नहीं था। वो उसका एक मानवीय पहलू है कि हम समाजवादी लोग, केवल भारत के नहीं पूरी दुनिया के समाजवादी लोग फांसी की सजा के विरोध में रहते हैं। और दुनिया में 100 देश हैं जो सभ्य देश माने जाते हैं, विकसित देश माने जाते हैं, जिनमें किसी भी अपराध के लिए फांसी नहीं है। नेताजी ने केवल इतना कहा था कि फांसी की जरूरत नहीं है, हम अपराध नियंत्रण बिना फांसी के भी कर सकते हैं। कई बार इनमें फर्जी केस भी होते हैं, इसलिए किसी को फांसी दे दोगे बाद में पता चलेगा कि वो गलत था, तो इसलिए उन्होंने कहा था। हम अब महिला अपराध के प्रति एकदम सजग हैं, चिंतित हैं। हम महिलाओं की, बेटियों का सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं। ठीक, कहीं कोई कोताही नहीं। ठीक है भाटी जी। अब एक बात आप भी अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं वो वाला एंकर नहीं हूं जो अपने आप को जज समझते हैं। कन्विक्शन रेट ठीक है, मैं मेरे साथ तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। पता नहीं आप औरों के लिए बढ़िया होंगे, लेकिन मेरे साथ तो आप हमेशा ऐसा ही नहीं, आपके बाकी प्रवक्ता बहुत खुश रहते हैं। कारण नहीं पता नहीं आप ही को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मैं ये भी कह सकता हूं। चलिए, बहुत गंभीर मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं भाटी जी। ये मनमुटाव किसी और दिन दूर कर लेंगे, मेरे दिमाग और दिल में ऐसी कोई बात नहीं। शुभंकर भट्टाचार्य, तो मुझे कोई फर्क भाई, भाटी जी ने तो उनके नेता ने किस रूप में बयान दिया था उसका स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन टीएमसी की तरफ से जो मंत्री बयान दे रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे, किसी ने ममता दीदी का इस्तीफा मांगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, उसका स्पष्टीकरण मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि टीएमसी के मंत्री और उनके नेता और उनके कार्यकर्ता ये धमकियां किस अंदाज में दे रहे हैं? व्यंग के अंदाज में दे रहे हैं, गंभीरता के अंदाज में दे रहे हैं, धमकी के अंदाज में दे रहे हैं? ममता बनर्जी तो मोदी जी से कई बार इस्तीफा मांग चुकी हैं बात बात पर। अब अगर ममता बनर्जी की नेग्लिजेंस पर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया तो हाथ पैर क्यों तोड़ दिए जाएंगे भाई? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं
इस बात पर भी आऊँगा, लेकिन एक एक करके आता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं सभी को सुन रहा था। देखिए, एक चीज़ है कि मेरे ख्याल से डिबेट आज शायद 7-8 दिन होता हुआ आ रहा है, हम लोग इस डिबेट को रोज़ बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप ही के साथ में कई बार बैठ चुका हूँ। हालांकि आज थोड़ा सा अगर देखें तो आज हम लोग थोड़ा डिबेट के बाहर है, आज उतनी हल्ला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली ये डिबेट है ही नहीं। एक रेप एक जघन्य अपराध है, इस पर कौन सा डिबेट है साहब? कोई डिबेट नहीं। बात इतनी सी है कि जब हम रेप की जगह को तलाश करते हैं, रेप के होने वाले पहलुओं में अंतर करते हैं, कौन कौन कैसे करके शामिल था, उसमें राजनीतिक पहलुओं को मिलाने की कोशिश करते हैं, तब उसकी बातें कहीं और चली जाती हैं। लेकिन यहां पे सबसे पहला प्रश्न जो हमें खुद से पूछना पड़ेगा, अभी मैटर बदलापुर का है, तो क्या मैं यहाँ पे ये बात की शिकायत करूं कि इंडिया ब्लॉक ठीक तरीके से इसका जो है अपोज ही नहीं कर पा रहा है? बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया, मैं तो अपोजिशन से सबसे बड़ा शिकायत रख रहा हूं कि आप लड़ ही नहीं पा रहे। आप अपने बेटियों के लिए आप कहां से लड़ रहे हैं? देखिए किस तरीके से भाजपा वहां वेस्ट बंगाल में लड़ पा रही है। आपकी तो लड़ाई में उत्तराखंड में देख ही नहीं रहा हूं, उत्तर प्रदेश में देख ही नहीं रहा हूं, बिहार में मैंने देखी ही नहीं। लेकिन आज उससे भी बढ़कर मैं एक बात जरूर यहां पे कहना चाहूंगा। यहां पे बात जो सबसे बड़ी आती है वो सिंपली है कि आर वी फाइटिंग द क्राइम और आर वी फाइटिंग द गवर्नमेंट? हमें क्या सरकार गिराने के लिए लड़ रहे हैं या इस क्राइम को रोकने के लिए लड़ रहे हैं कि पूरे हमारे देश से कम ये क्राइम रुक सके? अगर सब मिल करके अगर इस क्राइम को रोकना है तो कोई डिबेट ही नहीं है। हमें शाजिया इल्मी जी से क्या दिक्कत हो सकती है? हमें यहाँ पे बैठे हुए अन्य हमारे जो 200 किससे क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि मेरे ख्याल से सभी के इंटरेस्ट में है। लेकिन कुछ सवाल जरूर उठते हैं अनुराग जी, जो हम लोग को पूछना है। मॉरल साइंस को हम लोग क्लास 5-6 में क्यों खत्म कर देते हैं? और क्यों नहीं इन चीजों को हम लोग ला सकते? एक इतनी सी बात तो पूछ नहीं पाते, कानून में चले बदलाव करने लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे मॉरल साइंस पूरे उस पर से। ठीक बात है, एनईपी लाए थे, बहुत अच्छी बात थी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शुभंकर, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। बदलापुर से बड़ी खबर है। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा चल रहा है, वहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर वहां हंगामा चल रहा है। अश्विन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अश्विन, क्या अपडेट है? जिस वक्त मैं प्लेटफॉर्म पे हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल बुला ली गई है और आरपीएफ, जीआरपी, इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उन्हें बुलाया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं उन्हें अब चूंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, करीब 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। 10 घंटे से सुबह 7 बजे से जो शुरुआत हुई थी प्रदर्शनकारियों की, यहाँ पर स्टेशन पर उतरकर प्लेटफॉर्म और पटरी पर पूरी तरह से आकर बैठे हुए, तब से हट नहीं रहे। इनकी मांग है कि फांसी होनी चाहिए। हालांकि जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस करने में जुटी है। देखिए, फांसी के लिए बाकायदा एक पुतला लाया गया है, उसे फांसी दी जा रही है 20 ट्रैक पर खड़े होकर। कुछ देर पहले पुलिस ने लोगों को धीरे धीरे यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ और बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म पर आप देखिए बाकी हर हिस्से में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऊपर का जो हिस्सा है आपको दिखाएं हम, ब्रिज पर देखिए वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। फोर्स काफ़ी मंगाई गई है ताकि धीरे धीरे जो भीड़ है इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ट्रैक पूरी तरह से ब्लॉक है। आपको बता दें कि ये बहुत बिजी जो है रूट है। यहाँ से दक्षिण भारत में जाने के लिए तमाम ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। वो सारी ट्रेनों को या तो रूट डाइवर्ट किया गया या तो उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है इस एजिटेशन की वजह से। इनकी मांग है कि फांसी दी जाए। हालांकि जो कानूनी प्रोसेस है वो फॉलो करके क्या सज़ा होगी अदालत तय करेगा, लेकिन भावनाएं चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं जिस तरह की घटना हुई है, इसलिए वो अपनी नाराज़गी यहाँ पर व्यक्त करने के लिए सुबह से बैठे हुए हैं। प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि नहीं। ठीक है अश्विन, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस से ऋतु चौधरी हैं, अब मैं उनका रुख करूंगा डिबेट में। ऋतु चौधरी जी, जब हम मिसाल कायम करने की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सरकारों को ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि फिर कोई दरिंदगी दिखाने से पहले, सोचने से पहले भी अपने अंजाम के बारे में सोच करके डर जाए और फिर वो दरिंदगी को अंजाम ना दे, तो ये मौका हर सरकार के पास आया है और सबसे ज़्यादा ये मौका कांग्रेस की सरकार के पास रहा है, क्योंकि 55 साल देश में आपकी सरकार रही है, लेकिन मिसाल ऐसी कोई कायम वो भी नहीं कर पाई, कोई कानून ऐसा वो भी नहीं ला पाई। देखिए अनुराग जी, मैं काफ़ी देर से सभी प्रवक्ताओं को और राजनीतिक विश्लेषकों को सुन रही हूँ और आपको भी सुन रही हूँ। तो
यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि आज का समय ऐसा आ गया है कि आज जो है एफआईआर जो है मिनटों में दर्ज हो जाती है। मुझे लगता है कि या तो वो उनको कुछ डिमेंशिया की बीमारी है, भूलने की बीमारी है कि एक बेटी जो एथलीट थी, जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आती है भारत के लिए, वो जंतर मंतर पर महीनों बैठी रहती है, एफआईआर कराने जाती है, उसके महीनों तक एफआईआर नहीं होती, फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल से एफआईआर की जाती है। ये इसी देश में और मोदी सरकार में हुआ। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में जो है इंसाफ बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो ये कहना भूल जाती है, और बाकी प्रवक्ता भी जो भाजपा की तरफदारी कर रहे थे, वो उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार में जब बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत किया जाता है, उनकी थाली से आरती उतारी जाती है, उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उस बलात्कारी सांसदों को संसद में बैठाया जाता है और वो बलात्कारी सांसद ठहाके लगाता है, खुद को मोदी का परिवार बताता है, कुलदीप सेंगर को आखिर तक बचाया जाता है, चिन्मयानंद को आखिर तक बचाया जाता है, योगी सरकार में अभी 2 रेप होते हैं, उनका जिक्र आप किसी चैनल पे नहीं है क्योंकि वहां पे जो है भाजपा की सरकार है। नहीं, हमने डिबेट की है रेप होता है वहां पे जिक्र, जी न्यूज पर हमने डिबेट की है उस मामले पे। जी, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। राजस्थान में जोधपुर में रेप होता है, उसका जिक्र किसी चैनल पर नहीं है क्योंकि ये सरकार जिक्र होने नहीं देती। सरकार पूरे मीडिया को मैनेज करती है और कहती है कि केवल कलकत्ता पे फोकस करो, बाकी जगह जो रेप हुए हैं वो तो रेप नहीं, देखिए आज हम बदलापुर का मामला उठा रहे हैं, वहां पर इन्हीं की सरकार है, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार हमें मैनेज कर रही होती तो फिर ये मामला हम नहीं उठाते। मुझे जवाब देने दीजिएगा क्योंकि मेरा नाम इन्होंने लिया है। देखिए जवाब दे दो, पीछे मत बोलिए। रितु जी की बात पूरी हो जाने दीजिए शाजिया, मैं आपको लाता हूँ इसके बाद। किसी के पीछे मत बोलिए। जी बोलिए। लगातार बाकी क्षेत्र के बाकी जिस भी राज्य की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको ये भेड़ बकरियां समझते हैं क्या? उनके लिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, ना इनके प्रवक्ताओं के मुंह से आवाज निकलती, ना इनके सांसदों के मुंह से आवाज निकलती। और ये एक ऐसा मोदी सरकार ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है अनुराग जी कि जब बलात्कारियों को स्वागत किया जाए, उनकी पूजा की जाए और उनको संस्कारी बता जाए, तो क्यों नहीं ऐसे बलात्कारियों और ऐसे दरिंदों की हिम्मत पड़ेगी। और इस देश में मैं जवाब ले लेता हूँ। शाजिया संक्षिप्त में जवाब दीजिए, मेरे पास 2 मेहमान बचे हुए हैं। सीमा मलिक मेरे साथ हैं और मेरे साथ संगीत रागी भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। जी देखिए, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। अगर मेरे पर डिमेंटेड या डिमेंशिया होने का एक बहुत बीमारी है, वो भी डिमेंशिया, और हमारे घर के कई बुजुर्गों को हो जाती है, तो मुझे कोई इससे वो नहीं है। इसको किसी अगर मुझे आप इंसल्ट कर रही हैं तो कम से कम जिन लोगों को डिमेंशिया बीमारी है उनका मजाक न उड़ाइए। मुझे कोई और गाली दे दीजिए, वो मुझे वो ज़्यादा स्वीकार्य होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूँ कि मैंने कतई नहीं कहा था, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए आप। सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैंने कतई नहीं कहा था कि खेलना बंद करो। पता है आपके बारे में सबको कितना मैं कैसे बोलूं? शाजिया को बोले नहीं दीजिए। रितु आपका मैसेज क्लियर हो चुका है, अब आपके सवाल पर ही मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। कितना बोले नहीं, आपके बारे में भी पता है, लेकिन सुनिए रितु जी, आपके मुंह से एक आवाज निकली, कैसे बोलूं? आपके मुंह से आवाज निकलती है क्या? जवाब तो देने दीजिए। जवाब ले लीजिए रितु, जवाब ले लीजिए। रिपीट कर रही है अपने आप को, आप रिपीट कर रही है अपने आप को, आप दोहरा रही है, तेहरा रही है। सुन तो लीजिए। अरे भड़ास ना निकालिए अपनी, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे बोल, आप कैसे बात करो? अनुराग जी चुप रहिए, मुझे प्रवचन मत दीजिए। अब आपके सवाल का जवाब शाजिया से ही तो लिया जाएगा। रितु जी आप चुप रहिए, बिल्कुल सुनिए नहीं अनुराग है, मुझे मैं बोलूंगी अनुराग जी, आवाज नहीं निकलती, क्या जवाब देंगे? मैं इनसे रिक्वेस्ट क्या जवाब देंगे जो बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा पाते? सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ये लोग, क्या जवाब देंगी? आपको सुनाई नहीं देगा, ये कीजिए आप। अरे ठीक है। सीमा मलिक कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की राजनीति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। नो, वो भी 2 महिलाएं आपस में इस तरीके की बहस कर रही हैं। ठीक है, अनुराग जी मुझे मेरा नाम लिया गया है, अनुराग जी मेरा नाम लिया गया, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम लिया गया बाकायदा, मैं मुझे क्लियर करने दीजिए। अरे डरो मत। अरे रितु जी शांत हो जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। बोल रही हैं रितु जी। इसको ब्रजभूषण सिंह को ये बोले अभी
अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बोले ब्रजभूषण बलात्कारी है। तो कोलकाता की बच्ची क्या है? वो भेड़ बकरी है अंदर। कोलकाता की बच्ची भेड़ बकरी है आपके लिए? वो सारी महिलाएं जिनका रेप होता है, जिन्हें मर्डर किया जाता है, जिनके सबूतों को मिटाया जाता है, वो क्या है? हाथरस की मनीषा भेड़ बकरी है। कोई भी बेटी भेड़ बकरी नहीं है भाई। इस तरीके की आप लोग, ये बड़े डिमोरलाइज करने वाली बातें हैं। ये अगर डिबेट हमारे देश की बेटियां देख रही होंगी तो वो राजनीतिक पार्टियों को लेकर के कितनी उम्मीद रख पाएंगी कायम, कहना बहुत मुश्किल है। सीमा मलिक से मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, समय रहा तो शाजिया आता हूँ आपके पास, क्योंकि अभी ऋतु आपको बोलने नहीं दे रही है और आप बोल भी नहीं रही हैं। सीमा मलिक, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये? नहीं, मैं सीमा मलिक को फिर नहीं, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। अगर आप मुझे 20 सेकंड देंगे, ये क्या है भाई? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सीमा जी, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके की राजनीतिक बहस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बोल नहीं पाई हूँ, आप क्या मेरे पर? इसके बाद बोल लीजिएगा शायद। मैं आता हूँ शाजिया, रुक जाइए मैं आता हूँ। बोलने दीजिए। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो हुआ है, और जिस तरह से हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए आज की डेट में आज जो हुआ है बच्चियों के साथ, करीब आज हमारे देश में 2.5 लाख केसेस हैं पॉक्सो के जो पेंडिंग हैं, और एवरी 20 मिनट पे एक रेप होता है, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करते लोग। हम लोग NCRB के डेटा है ये। और देखिए जो कोई ये सब कुछ हुआ है, इसमें अगर देखिए 2 चीजें हैं। एक तो वही बात है कि हम राजनीति करें और हम इस्तीफा मांगे, तो हम तो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, पर हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं। ये सच बात है कि जो इस तरह के लोग हैं वो गॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो इस तरह के रेप और इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी चीज करना कोई नॉर्मल तो नहीं है। ये तो बिल्कुल, अगर बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो आई कैन से कि है, और इन लोगों की केयर करनी चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए उनके लिए, जो ये लोग आज कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए कोलकाता केस में अभी CBI इंक्वायरी हो चुकी है, एंड अभी सभी कुछ जैसे 10 मेंबर्स का टास्क फोर्स बना दिया है, सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। अगर हमारे जज, तो हमें थोड़ा बिलीव करना चाहिए उनको, और हमें मतलब देखना चाहिए। पर जो आज जो चीज हुई है उससे बहुत आक्रोश है मन में, मेरे भी, और जो पब्लिक वहाँ पे खड़ी है, मैं सुन रही थी उनको भी कि देखिए ये तो थोड़ा मैं कहूंगी कि ये चीजें हैं कि जहाँ पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, और उसके बाद हमारे ठीक है सीमा जी, समय की कमी है। संगीत रागी भी है। संगीत रागी जी, आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत वायरल हो रही है। सोशल मीडिया का रेफरेंस मैं बहुत कम लेता हूं, लेकिन वो लाइन है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बिल्कुल रखते हैं सर। देखिए ये मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, आपको अपनी सिक्योरिटी, और जिसके भी घर में बहन है, पत्नी है, आज के दिन में यही डिस्कशन है। इस देश के पुरुष समाज की मानसिकता के ऊपर एक बड़ा सवाल घर की महिलाएं करना शुरू कर दिए हैं, क्या पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं? देखिए कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर निकल कर के आई है कि ये एक इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोज़ हो रहा है। मैं फिर डेटा वगैरह की बात नहीं करूँगा। इस देश में प्रतिदिन कोई 6 दर्जन से ज़्यादा रेप के केसेस आते हैं। ये 2-4 चीज़ें आज 2-4 जो है घटनाएं जो हैं हमारे ध्यान में आती हैं, क्योंकि वो टेलीविज़न मीडिया पे वो डिस्कशन के हिस्से बन जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्टेड नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ है कि समाज के अंदर इस प्रकार की मानसिकता है कि 6 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ हमने 24 परगना के अंदर देखा, नाडिया के अंदर देखा, यहाँ बदलापुर के अंदर हम देख रहे हैं। और ये कोई एक जगह नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है। राजनीति वहाँ हो जाती है जब कोई उस अपराध को छुपाने की कोशिश में लग जाता है, यदि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाता है। देखिए चाहे वो बीजेपी राज्य में हो या चाहे वो ममता दी के राज्य में हो, यदि दुष्कर्म हुआ है तो वो बहुत ही घृणित है, निंदनीय, बहुत ही घृणित है, और उस दुष्कर्म के खिलाफ सभी को एक मंच पर आना चाहिए। संगीत रागी, मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरे पास समय आज इस डिबेट में नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगली बार हम इस डिबेट में बैठेंगे और आप ही सब पैनलिस्ट के साथ बैठेंगे और इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है देश की बेटियों के हक में। हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, और हम क्या, सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, मिसाल कायम करनी चाहिए जिससे बेटियों की तरफ आंख उठा
उठाकर देखने से पहले 100 बार कोई सोचे और फिर आंख उठा के देखने की हिम्मत न कर पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर होगा एक सवाल और ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।